साउंड लेना इससे, साउंड लेना पड़ेगा इससे। आदाब। आप सब ने राजा महाराजाओं की कहानी सुनी, बड़े बड़े नवाबों के किस्से सुने, बड़े बड़े शहर और गांव के छोटे छोटे किस्से सुने, लेकिन कालू भंगी के बारे में नहीं सुना। आज कालू भंगी जिद पर अड़ गया कि भाई जब इन सब के किस्से सुनाए जा सकते हैं तो मेरे क्यों ना। हमने बहुत समझाया कि भाई जब तुम्हारा किस्सा कोई क्यों सुनना चाहे और कोई क्यों उसे सुनाए। हमने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं दास्ताने कालू भंगी। तो जनाब, मैंने इससे पहले हजार बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा, लेकिन मेरा कलम हर बार यह सोचकर रुक जाता था कि कालू भंगी के मुताबिक लिखा ही क्या जा सकता है। मुख्तलिफ जावियों से मैंने उसकी जिंदगी को देखने, परखने, समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं वो टेढ़ी लकीर दिखाई नहीं देती जिससे कोई दिलचस्प अफसाना मुरत्तिब हो सकता हो। अब दिलचस्प होना तो दरकिनार, कोई सीधा साधा अफसाना, बेकैफ वो बेरंग, बेजान मुरक्का भी तो नहीं लिखा जा सकता कालू भंगी के मुताबिक। फिर न जाने क्या बात, हर अफसाने के शुरू में मेरे जहन में आन खड़ा होता और मुझसे मुस्कुरा के पूछता है, छोटे साहब, मुझ पर कहानी नहीं लिखोगे? कितने साल हो गए तुम्हें लिखते हुए? 8 साल। 8 साल? मुझ पर एक कहानी नहीं लिखी तुमने? कितनी कहानियां लिखी हैं तुमने? 60-62। हाँ सर। इन कहानियों में इतने किरदार आए, मैंने उनके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया है, तो तुमने कभी मेरे पर कहानी नहीं लिखी? क्यों छोटे साहब, मुझमें क्या कोई बुराई है, कोई कमी है? देखो, कब से मैं इस कहानी के इंतजार में खड़ा हूं, हमारे जहन के कोने में एक मुद्दत से हाथ बांधे खड़ा हो। छोटे साहब, मैं तो तुम्हारा पुराना लालपुर हूं, कालू भंगी। आखिर तुम मेरे मुताबिक क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखता, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अरे इस कदर इसकी जिंदगी सीधी सपाट थी कि मैं तो इसके मुतालिक कुछ भी नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता था। दरअसल इसके बारे में लिखने का इरादा मैं एक मुद्दत से कर रहा, लेकिन कभी लिख नहीं सका। 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं लिख सका। इसलिए आज तक ये अपनी पुरानी झाड़ू ली, अपने बड़े बड़े नंगे घुटने लिए, अपने फटे फटे खुरदुरे बदहैबत पांव लिए, अपनी सूखी टांगों पर उभरी दरारें लिए, अपने कूल्हों की उभरी हड्डियां लिए, अपने भूखे पेट और उसकी खुश्क जिल्द की स्याही सिलवटें लिए, अपने मुरझाए हुए सीने पर गर्द आलूद बालों की झाड़ियां ली, अपने सिकुड़े होंठ, फैले नथुनों, झुर्रियों वाले गाल और अपने आंखों के नीम तारी गठुओं के ऊपर नंगी चंधिया वाले मेरे जहन के कोने में खड़ा। अब तक कई किरदार अपनी जिंदगी बताकर, अपनी अहमियत जताकर, अपनी ड्रामायत जहन नशीन करके चले गए। हसीन औरत, फूलों के ताजा तरीन गुंजे, कायनात के तरीन मनाजिर देखे थे, लेकिन ना जाने ये बदस्तूर अभी भी उसी तरह वहां खड़ा है। इसने इस घर के अंदर आने वाले हर किरदार को देखा, उसे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मोहब्बत करते हुए, नफरत करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, कहे लगाते हुए, तकरीर करते हुए, जिंदगी के हर रंग में, हर नहज से, हर मंजिल में देखा।
बचपन से बुढ़ापे से मौत तक इसने हर अजनबी को इस घर के अंदर झांकते देखा और उसे अंदर आता हुआ देखकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। ये खुद परे हट गया, एक भंगी की तरह हटकर खड़ा हो गया। हत्ता ये कि दास्तान शुरू होकर भी खत्म हो गई, हत्ता ये कि किरदार और तमाशाई दोनों रुखसत हो गए हैं, लेकिन कालू भंगी इसके बाद भी यही खड़ा है। अब सिर्फ एक कदम इसने आगे बढ़ा लिया और मेरे जहन के मरकज में आ गया, ताकि मैं इसे अच्छी तरह देख लूं। इसकी नंगी चंदियां चमक रही और होठों पर एक खामोश सवाल। एक अरसे से मैं इसे देख रहा हूं, समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं मैं, लेकिन आज ये भूत ऐसे मानेगा नहीं। इसे कई सालों तक टाला है, आइए आज इसे भी अलविदा कह देते हैं। तो जनाब, मैं 7 बरस का था जब मैंने पहली बार इसे देखा। उसके 20 बरस बाद जब ये मरा, मैंने उसे उसी हालत में देखा, कोई फर्क ना। वही घुटने, वही पांव, वही रंगत, वही चेहरा, वही टूटे हुए दांत, वही झाड़ू, वही झाड़ू जो ऐसा मालूम होता था माँ के पेट से उठा चला रहा। मेरी झाड़ू मेरे जिस्म का एक हिस्सा मालूम होती थी। कफ या टट्टी साफ फिर डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के यहाँ कमरे में सफाई करने चला जाता। डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी को जंगल में चराने ले जाता। दिन ढलते ही मैं वापस अस्पताल ले आता और अपना खाना तैयार करता और खाकर सो जाता। 20 साल से मैं इसे यही करता हुआ देख रहा हूं। हर रोज बिला नागा उस अरसे में ये कभी एक दिन के लिए भी बीमार नहीं पड़ा। ये अंदर ताज्जुब खेज जरूर, लेकिन इतना भी नहीं कि महज अब इसी के लिए कहानी लिखी है। ये कहानी तो जबरदस्ती लिखवाई जाए। 8 साल से मैं इसे टालते आया हूं, लेकिन ये शख्स नहीं मान, जबरदस्ती से काम ले रहा है। ये जुल्म मुझ पर भी है और आप पर भी। मुझ पर इसलिए कि मुझे इसे लिखना पड़ रहा है, और आप पर इसलिए कि आपको उसे सुनना पड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए इसके लिए इतनी मुतालिक, इतनी सिरदर्दी मोल ली जाए। मगर क्या किया जाए? इसकी खामोश निगाहों के अंदर एक ऐसी खिंची खिंची सी मिल्तजाना काविश, एक ऐसी मजबूर बेज़बान है, एक ऐसी महबूस गहराई है कि मुझे इसके मुतालिक लिखना पड़ रहा है। और लिखते लिखते ये भी सोचता हूं कि आखिर इसके मुतालिक क्या लिखूंगा। कोई पहलू भी ऐसा नहीं हो जो दिलचस्प, कोई कोना ऐसा नहीं है जो तारीख हो, कोई जाविया ऐसा नहीं है जो किसी मकनातीसी कशिश का हामिल। हाँ, 8 साल से बुदवाते मेरे जहन के कोने में है, ना जाने क्यों। इसमें इसकी हठधर्मी के सिवाय और तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे जब मैंने आंधी के अफसाने में चांदनी के खलियान सजाए और यरकानियत के रुमानी नजरिए से दुनिया को देखा, उस वक्त भी ये वहीं पड़ा। जब मैंने रूहानियत के आगे सफर इख्तियार किया और हुस्न और हैवान की भूख लम्बुक कैफियतें देखता हूं, टूटे हुए तारों को छूने लगा, उस वक्त भी ये वहीं पड़ा। जब मैंने बालकोनी से झांक कर अन्नदाताओं की गुर्बत देखी और पंजाब की सरजमीन पर खून की नदियां बहती देखकर अपने वहशी होने का इल्म हासिल किया, उस वक्त भी ये वहीं मेरे जहन के दरवाजे पर खड़ा मगर अब ये जाएगा जरूर। अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। लिंधा, इसकी बेकैफ, बेरंग, पीकी सीटी कहानी भी सुन लीजिए, ताकि ये यहां से दूर दफान हो जाए और मुझे इसके गलीज कुर्ब से निजात मिले। अगर आज भी मैंने इसके बारे में ना लिखा और आप लोगों ने इसके बारे में ना सुना, तो ये 8 साल बाद भी यही जमा रहे और मुमकिन है जिंदगी भर यही खड़ा है। लेकिन परेशानी ये है कि इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। ये भंगी, इसके माँ बाप, हाँ मेरे माँ बाप भंगी थे। मेरे सारे आबा और अजदाद भंगी थे और सैकड़ों बरस से यहीं रहते चले आए थे।
इसी तरह, इसी हालत। मैंने कभी शादी ना की, मैंने कभी इशक ना किया था, मैंने कभी दूर दराज का सफर ना किया था। हाँ, तो यह है कि मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया। मैं दिन भर अपना काम करता और रात को सो जाता और फिर सुबह उठकर अपने काम में मसरूफ हो जाता। बचपन से मैं यही करता चला आया था। लेकिन छोटे साहब, मुझमें एक बात जरूर दिलचस्पी है, और वो ये कि मुझे अपनी नंगी चंदिया पर किसी जानवर, मसलन गाय या भैंस की जबान खराई से बड़ा लुत्फ हासिल होता था। मैं अक्सर दोपहर के वक्त नीले आसमान तले, सब घास के मखमली फर्श पर, अस्पताल के करीब एक खेत की मेड़ पर उखड़ू बैठा और डॉक्टर साहब की गाय मेरा सर चाट रही हो, बार बार लगातार, और मैं अपना सर चटवाता वहीं ऊंघ कर सो जाता। ऊंघ कर सो जाता। वैसे एक बात थी, इसे इस तरह सोता देखकर मेरे दिल में मुसर्रत का एक अजीब सा ख्याल उजागर होने लगता और कायनात के थके थके गुनूदगियां में इजाफा की हुस्न का गुमा होने लगता। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया की हसीन तरीन और फूलों के ताजा तरीन गुंचे, कायनात के तरीन मनाजिर देखे, तो ना जाने क्यों ऐसी मासूम, ऐसा हुस्न, ऐसा सुकून किसी नजर में नहीं देखा जितना कि उस नजर में जब मैं 7 बरस था। वो खेत बहुत बड़ा और वसी दिखाई देता और आसमान बहुत नीला और साफ, इसकी चंदिया शीशे की तरह चमकती और गाय की जबान आहिस्ता आहिस्ता इसकी चंदिया चाटती, गोया इसे सहलाती हुई कसर कसर की ख्वाबिदा आवाज पैदा करती जाती। जी चाहता था कि मैं भी उसी तरह अपना सर झुका के उस गाय के नीचे बैठ जाऊं और ऊँघता ऊँघता सो जाऊं। एक दफा मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। हुआ ये कि मैं भी जोश में गाय के पास चला गया। पीछे से एक आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो वालिद साहब खड़े थे। अब जो ही मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वालिद साहब ने मुझे वो पीटा। हंसी आ रही, मैं तो पिटाई, मेरी तो पिटाई हो गई। उसके बाद वालिद साहब ने इसको वो पीटा कि मैं खुद डर के मारे चीखने लगा कि कहीं वालिद साहब की ठोकरों से ये मर ना जाए। लेकिन इस कमबख्त को इतनी मार खाके भी कुछ ना। दूसरे रोज ये बदस्तूर हमारे बंगले पर झाड़ू लिए हाजिर था। देख रहे हैं कैसा दिलगीर है। वैसे एक बात थी कि इसे जानवरों से बड़ा लगाव। हमारी गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी दोनों इस पर जान छिड़कती। हालांकि एक बात बता दूं, बकरी जो होती है बड़ी बेवफा। उन दोनों जानवरों को पानी पिलाए तो मैं कालू भंगी, जंगल में चराए तो भी मैं कालू भंगी, रात को मवेशी खाने में बांधे तो मैं कालू भंगी। वो दोनों मेरे एक एक इशारे को इस तरह समझ जाते जिस तरह कोई इंसान किसी इंसान के बच्चे की बातें समझता है। जी हाँ, मैं कई बार इसके पीछे जंगल में गया। जंगल के रास्ते में वो दोनों जानवरों को बिल्कुल खुला छोड़ दे, लेकिन फिर भी गाय और बकरी दोनों इसके साथ कदम से कदम मिलाए चली जाती थी। वो जैसे 3 दोस्त सैर करने निकले। अब रास्ते में कहीं गाय ने सब्ज घास देखकर मुंह मारा तो बकरी भी झाड़ी से पत्तियां खाने लगी। और ये है कि संभलवे तोड़ तोड़ के खा रही। बकरी के मुंह में डाल रहा, खुद भी कर रहा है और आपे बातें कर रहा है और उनसे भी बराबर बातें किए जा रहा। वो दोनों जानवर भी बिल्कुल इसी तरह कभी दुम हिलाकर, कभी पैर हिलाकर, कभी मुंह हिलाकर, कभी नाचकर, कभी गाकर, हर तरह से इसकी गुफ्तगू में शरीक हो जाते। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता था कि ये लोग क्या बातें करते। फिर चंद लम्हों के बाद ये आगे चलने लगता, गाय भी चढ़ना छोड़ देती और बकरी भी झाड़ी से परे हट जाती और इसके साथ साथ आगे चलने लगती। आगे कहीं छोटी सी नदी आती या कोई नन्हा चश्मा तो ये वहीं बैठकर बल्कि लेट कर अपने होंठ चश्मे की सतह से मिला देता और जानवरों की तरह पानी पीने लगता
और वो दोनों जानवर भी बिल्कुल हूबहू इसी तरह पानी पीने लगते, क्योंकि बेचारे इंसान नहीं। उसके बाद अगर ये सब्जे पर लेट जाए तो बकरी इसकी टांगों के पास आकर अपनी टांगों को सुकोड़कर दुहाई अंदाज में बैठ जाती, और गाय तो इस अंदाज में इसके करीब हो बैठती कि मुझे ऐसा मालूम होता कि ये कालू भंगी की बीवी और अभी अभी खाना पका के फारिग हुई। उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव में एक सुकून, आमेज, गृहस्थी अंदाज झलकने लगता, और जब वो जुगाली करने लगती तो मुझे ऐसा मालूम होता कि कोई बहुत बड़ी सुगढ़ बीवी क्रोएशिया लिए सुजनकारी में मशरूफ और इसके लिए स्वेटर बुन रही है। इस गाय और बकरी के अलावा एक लंगड़ा कुत्ता था जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो लंगड़ा था इसीलिए दूसरे कुत्तों के साथ चल फिर ना सकता था। अक्सर अपने लंगड़े होने की वजह से दूसरे कुत्तों से पिटता, भूखा रहता, जख्मी रहता। आ गए। अक्सर मैं उसकी तीमारदारी और खातिरो तवाजो में लगा रहता। कभी तो उसे साबुन से नहलाता, तो कभी उसकी चिचड़ियां दूर करता, कभी उसके जख्मों पर मरहम लगाता, फिर उसे मक्की की रोटी का सूखा टुकड़ा देता। देख रहे हैं, आराम से जख्मों पे मरहम लगाता, चीटियां दूर करता। लेकिन ये कुत्ता बड़ा खुदगर्ज जानवर था। दिन में सिर्फ 2 मरतबा इससे मिलता, दोपहर को और शाम को, और खाना खा के और जख्मों पे मरहम लगा के ये फिर घूमने निकल जाता। इसकी और उस लंगड़े कुत्ते की मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती और बड़ी दिलचस्प। मुझे तो वो कुत्ता एक आंख ना भाता था, लेकिन ये उससे हमेशा बड़े तपाक से मिलता। इसके अलावा मेरी जंगल के हर जानवर, चरिंद और परिंद से शनासाई। ये भुट्टे ऐसे मजे का तैयार करता और आग पर उसे इस तरह मध्यम आंच में भूनता था कि भुट्टे का हर दाना कुंदन बन जाता और जायके में शहद का मजा देता। खुशबू भी ऐसी सौंधी सौंधी, मीठी मीठी, जैसे धरती की सांस। निहायत आहिस्ता आहिस्ता, बड़े सुकून से, बड़ी मशाकी से ये भुट्टे को हर तरफ से देख देख कर देता, जैसे ये बरसों से इस भुट्टे को जानता हो। एक दोस्त की तरह ये भुट्टे से बातें करता, उतनी नरमी और मेहरबानी और शफकत से इससे पेश आता, गोया मुझे तो वो भुट्टा इसका अपना रिश्तेदार या सगा भाई लगता था। और लोग भी भुट्टा बोलते, मगर वो बात इस कदर कच्चे, बदजायका और मामूली से भुट्टे होते थे वो कि उन्हें तो बस मक्की का भुट्टा ही कहा जा सकता है। लेकिन वही भुट्टा इसके हाथ में पहुंच के कुछ का कुछ हो जाता। जब वो आग पर सेक के बिल्कुल तैयार हो जाता तो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह कुरूसी लिबास पहने सुनहरा सुनहरा नजर। मेरे ख्याल में खुद भुट्टे को ये अंदाजा हो जाता कि ये उससे कितनी मोहब्बत करता है, वरना मोहब्बत के बगैर उस बेजान शय में इतनी रानाई कैसे पैदा हो सकती है। मुझे इसके हाथ से सेके हुए भुट्टे खाने में बड़ा मजा आता। मैं बड़े मजे में छुप छुप के खाता। एक दफा पकड़ा गया। हुआ यूं कि मैं भुट्टे मजे में खा रहा था, पीछे से वालिद साहब आ गए। अब मैं जैसे ही पलटा तो वालिद साहब, फिर मैं कुछ बोलने वाला था कि वालिद साहब ने मुझे तो पीटा ही, इसको भी बहुत पिटाई की, इतना पीटा, लेकिन ये कमबख्त अगले दिन फिर हमारे बंगले पर उसी तरह झाड़ू लिए हाजिर। और बस अब इसके बारे में कोई बात याद नहीं आई। मैं बचपन से जवानी में आया, मेरे लिए अब ये कम दिलचस्प हो चुका है, बल्कि यूं कह लीजिए कि मुझे अब इसमें कोई दिलचस्पी ना। हाँ, कभी कभी इसका किरदार मुझे अपनी तरफ खींचता। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया। मैं मुताले के लिए इससे सवाल पूछता और एक नोटपैड और फाउंटेन पेन साथ रख लेता। कालू भैया जी छोटे साहब, एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में कोई खास बात है? कैसी छोटे साहब? अरे कोई खास बात,
अजीब, अनोखी, नई? नहीं छोटे साहब, कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं छोटे। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, आप हाँ, आप तनख्वाह लेकर क्या करते? मैं तनख्वाह लेकर 8 रुपए मिलते हैं। 4 रुपए का आटा लाता हूँ, 1 रुपए का नमक और 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़ और 4 आने का मसाला। कितने रुपए हो गए छोटे साहब? 4 रुपए का आटा, हाँ। 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 4 आने का गुड़, 8 आने का 8 आने का गुड़, 4 आने का मसाला और 4 आने का चाय। चाय। 7 रुपए। 7 रुपए। 1 रुपए बनिए को देता हूँ, किस लिए? कपड़े सिलवाने के लिए कर्ज लेता हूँ ना। कपड़े सिलवाने के लिए कर्ज लेते हो? जी छोटे साहब। ठीक। कंबल तो मेरे पास है, लेकिन साल में 2 जोड़े कपड़े तो चाहिए छोटे साहब। और छोटे साहब, अगर बड़े साहब तनख्वाह में 1 रुपया बढ़ा दें तो मजा आ जाए। क्या कीजिएगा? 1 रुपए का घी लाऊंगा। घी लाइए। घी छोटे साहब। क्या कीजिएगा घी का? मक्की के पराठे खाऊंगा। मक्की के पराठे? कभी पराठे नहीं खाए। कभी नहीं खाए? नहीं छोटे साहब। देख रहे हैं, मक्की के पराठे नहीं खाए और चले हैं अफसाना लिखवाने। अब आप ही बताइए कि इसके इन 8 रुपयों पर मैं क्या अफसाना लिखूं? वक्त बीत गया, मेरी शादी हो गई। जब रातें जवान और चमकदार होने लगी और करीब के जंगल से शहद और कस्तूरी और जंगली गुलाब की खुशबुएं आने लगी, हिरन चौकियां भरते हुए दिखाई देते और तारे कानों में सरगोशियां करने लगे। किसी के रसीले होठ आने वाले बूसों का ख्याल करके कांपने लगे। उस वक्त भी मैं इसके मुतालिक कुछ लिखना चाहता था और पेंसिल और कागज लेकर इसके पास जाता। कालू भैया, हाँ छोटे साहब। एक बात बताइए, पूछिए छोटे साहब। आपने ब्याह क्यों नहीं किया? ब्याह छोटे साहब, मैं इस पूरे इलाके में अकेला ही एक भंगी हूँ। दूर दूर तक और कोई भंगी नहीं है। आप ही बताओ कैसे ब्याह होता हमारा। आपका जी नहीं चाहता? किस बात का छोटे साहब? इश्क करने के लिए जी चाहता है आपका? अरे शायद आपने किसी से मोहब्बत की होगी, जब अब तक आपने शादी नहीं की। छोटे साहब, ये इश्क क्या होता है? इश्क क्या होता है? हाँ, अरे इश्क इश्क होता है। इश्क यानी मोहब्बत, मोहब्बत यानी प्यार। औरत से इश्क करते हैं लोग। औरत से इश्क करते हैं? तो औरत से इश्क करते हैं लोग। शादी तो जरूर करते हैं। अरे शादी भी करते हैं। शादी भी करते हैं। तो छोटे साहब, पहले इश्क करते हैं औरत से या शादी करते हैं औरत से? अरे शादी भी करते हैं, इश्क भी करते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर लो। शादी, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या आप कह रहे हैं छोटे साहब। अरे हमारी शादी की बात वो हमने आपको बता दी। आप ही बताओ कैसे होती शादी हमारी औरत से? चलो ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि आपको अफसोस नहीं होता? नहीं छोटे साहब, नहीं? अरे छोटे साहब, शादी करके आपको अफसोस नहीं होता? देख रहे हैं कैसे सवाल पूछ रहा है। मैंने हार कर इसके मुतालिक लिखने का ख्याल छोड़ दिया।